नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चमोली में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। टैक्सी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 3 को मौके पर रेस्क्यू किया गया है। अभियान लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 4 लोगों की यहां पर मौत हुई है, 3 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। कड़ी मशक्कत से यहां पर जो है रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चमोली में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां टैक्सी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। और देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी। 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इलाज जारी है। चमोली में बड़ा सड़क हादसा यहां पर हुआ है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है जारी है। टैक्सी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में यहां पर गिरी है। 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत बचाव दल जो है पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। इस बीच हमारे साथ दीपिका हमारी सहयोगी जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। दीपिका, क्या अपडेट है इस हादसे को लेकर? 4 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है, जबकि 3 लोग इसमें घायल हुए। क्या कुछ पूरा अपडेट इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी? तो देखिए निशु, बहुत दुखद खबर है चमोली से, जहां पर एक जो बोलेरो है जो सवारियों को लेकर जा रही थी, ये हादसा जो है देवाल और घेस के पास हुआ है। चमोली जोशीमठ में ये हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है और साथ ही 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है। कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे से जो आसपास का इलाका है वहां पर शौक की लहर है और हर कोई डरा हुआ है, क्योंकि ये हादसा इतना भयानक हादसा है कि आप देखेंगे जो गाड़ी की हालत है, जो बोलेरो की हालत है, वो चकनाचूर हो गई है। कहीं पे भी ये गुंजाइश नहीं है कि उस गाड़ी को खोलकर या गेट खोलकर देखा जाए कि अंदर कहीं कोई फंस तो नहीं गया है। और सबसे बड़ी बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि जब ये हादसा हुआ, यानी कि जब ये बोलेरो खाई में गिरी तो नदी में जाकर गिरी, और उसमें एक जो छोटा बच्चा है और एक जो महिला उसकी माँ है, वो छिटक कर बाहर गिर गए थे, लेकिन उनकी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं हादसा बेहद दुखदायी है। पूरे उत्तराखंड के लिए आज एक बुरी खबर सामने आई है शाम को, और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी के नाम जो है वो सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन ये जो लोग हैं वो स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं, जो आसपास के गांव है, चाहे वो देवाल गांव हो या घेस गांव हो, उसी के लोग बताए जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये बाजार आए हुए थे और अपने घर को यानी कि गांव जा रहे थे, और ये बोलेरो जो है वो भी लोकल की थी। ऐसे में देवाल और घेस के बीच में ये गहरी खाई में गिर जाती है और नदी में समा जाती है। दीपिका, इस बारे में भी कोई जानकारी सामने आई कि किन कारणों के चलते हादसा हुआ? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि वो स्ट्रिप ही ऐसी होती है कि वो बहुत रिस्की होता है, लेकिन क्या कोई ऐसा कारण पर्टिकुलर बताया गया है प्रशासन की ओर से जिसके चलते हादसा हो सकता है? देखिए, इस पूरे मामले की जांच जो है पुलिस कर रही है। फिलहाल ये हादसा अभी हुआ है, तो ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है और तमाम जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं वो रेस्क्यू में जुटे हुए हैं, क्योंकि ये हादसा जो है काफ़ी नीचे गहरी खाई में हुआ था, वहाँ से सड़क तक लोगों को पहुँचाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में भी ये जाँच नहीं हो पाई है, क्योंकि पहले प्राथमिकता है लोगों को अस्पताल पहुँचाने की, लेकिन इसकी मामले की जाँच जो है वो पुलिस ने फिलहाल शुरू भी कर दी है। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो ये कहा जा रहा है या तो इस गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ है, या फिर जो तीव्र मोड़ होते हैं उत्तराखंड में, हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है, चमोली भी पहाड़ी क्षेत्र है, और ऐसे में तीव्र मोड़ में जो है कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस हो गया, नियंत्रण खो गया जो ड्राइवर था, चालक था, और सीधा जो गाड़ी है वो खाई में गिर जाती है। और कोई ये भी कह रहा है कि इसका ब्रेक फेल हुआ है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता है घायलों को अस्पताल पहुंचाना, उसके बाद इस मामले की पूरी तहकीकात होगी, जांच होगी कि आखिरकार चालक की लापरवाही थी या क्या कारण रहा। अगर पीडब्ल्यूडी की लापरवाही पाई जाएगी, यानी कि अगर कोई ऐसी कमी होगी जो सरकार की ओर से या किसी विभाग की ओर से होगी, चाहे वो सड़क को लेकर हो या फिर जो बैरिकेडिंग लगते हैं वो नहीं था, या कुछ ऐसी अन्य वो थी, ऐसे में उन पर कार्रवाई होगी। और अगर चालक की लापरवाही होती है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संकेत है, इंतजार है कि जांच में क्या सामने आएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, आगे भी तमाम जानकारी के लिए आपका रुख करेंगे। इस बीच खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। आईएमए में 13 जून को आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के भ्रमण और प्रवास कार्यक्रम को देखते हुए देहरादून की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रखी गई है। राष्ट्रपति के भ्रमण और कार्यक्रम समेत जो तमाम जगह है जहां पर जाएंगी
वहां पर पूरे क्षेत्र को नो ड्रोन जोन में तब्दील कर दिया गया है। इस अवधि में कार्यक्रम स्थल और आसपास के हवाई क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निजी या फिर व्यावसायिक ड्रोन के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही 12 जून को जनपद क्षेत्र के अंतर्गत वीवीआईपी भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। एसएसपी प्रमेंद्र डोवाल ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भ्रमण और प्रवास कार्यक्रम को देखते हुए देहरादून की सुरक्षा व्यवस्था तैनात के लिए भारी पुलिस फोर्स और उच्च स्तरीय ब्रीफिंग भी कर ली गई है। राष्ट्रपति का देहरादून दौरे के इस संबंध में हमारी देहरादून पुलिस ने लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसमें विभिन्न जो हमारे जोनल अफसर हैं, जो हमारे सेक्टर अफसरों में इसको पूरा डिवाइड किया गया है। 2 दिवसीय दौरा होगा और उसमें ट्रैफिक के जो हमारे मैनेजमेंट्स हैं, ट्रैफिक की हमारी एडवाइजरी ऑलरेडी इसमें जारी की जा रही है और जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति राजपुर रोड स्थित अपने आवास में रहेंगे तो उस समय के दौरान में कई समय पे हमें रूट डाइवर्जन भी करना पड़ेगा। और इस बीच दीपिका हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई। दीपिका, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ पासिंग आउट परेड को लेकर तैयारियां फिलहाल चल रही, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए निशु, कल 12 तारीख है और 12 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो देहरादून पहुंचेंगी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचेगी और उनका ये 2 दिवसीय दौरा है। यानी कि कल वो यहाँ पहुंचेंगी और यहाँ पे आशियाना है, राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर वो विश्राम करेंगी और यहाँ पे एक सुंदर सा पार्क जो है वो राष्ट्रपति निकेतन में बनाया गया है। पहले राष्ट्रपति निकेतन को जो आशियाना के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर राष्ट्रपति रहते थे, जो भी राष्ट्रपति हुआ करते थे। ऐसे में इसका नाम बदल के अब राष्ट्रपति निकेतन हो गया और वहाँ पे एक सुंदर सा कई करोड़ों की कीमत की लागत से जो है वहां पार्क बनाया गया है, उनका वो निरीक्षण करने वाली है, वहां पे वो घूमेंगे। उसी के साथ 13 तारीख को यानी कि 13 जून को आईएमए में पीओपी है, दीक्षांत समारोह है, वहां पर वो परेड की सलामी लेंगी। और सबसे खास बात यह है कि इस पीओपी के दौरान पहली बार ऐसी एक महिला लेफ्टिनेंट होंगी जो पीओपी में जो माफ कीजिएगा, जो मेल लेफ्टिनेंट है उनके साथ वो कदमताल करते हुए परेड की सलामी लेंगी। और इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब एक कोई महिला ऑफिसर जो है मेल ऑफिसर्स के साथ कदमताल करते हुए परेड की सलामी लेंगे और इसकी साक्षी बनेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है दीक्षांत समारोह में परेड की सलामी लेते हुए नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक बड़ा, एक हम कह सकते हैं दिन है, देश के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि पूरे देश भर की नजर 13 तारीख को उत्तराखंड में रहने वाली है। क्योंकि हमारा जो राजधानी है देहरादून आईएम में है, वहां से न सिर्फ उत्तराखंड, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों को जो है सैनिक मिलते हैं। इसमें चाहे चीन की बात करें, म्यांमार की बात करें या हम बात करें पाक की, यहाँ तक कि अफगानिस्तान से लेकर पाक तक के जो सैनिक है वो यहाँ पर रिहर्सल करते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। 4 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद वो लेफ्टिनेंट बनते हैं और जो है उसके बाद पीओपी में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के रहने वाली है, ऐसे में और बहुत ही खास तैयारियां भी उनके आगमन को लेकर, बड़ा दिन उत्तराखंड के लिए उसके लेकर यहाँ पर की गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, आप जुड़ी तमाम जानकारी आपने दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु से ओलंपिक पदक विजेता एवं विश्व विख्यात बॉक्सर और पूर्व राज्यसभा सदस्य मैरी कॉम ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कॉर्पोरेट एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से खेल क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने, उनकी प्रतिभा विकास और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप राज्य में मजबूत खेल संस्कृति विकसित कर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। देहरादून के सेलाकुई में दालचीनी पर आधारित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शानदार आगाज हो गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि चंपावत और नैनीताल के 5200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिनेमन वैली विकसित की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में महक क्रांति नीति 2026 लागू की जा चुकी है, जिसके तहत 91,000 किसानों को संगंध खेती से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा। इस सेमिनार में श्रीलंका और इंडोनेशिया सहित कई देशों के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। अभिनेत्री उर्मिला सनावर से दूसरी शादी के विवाद में फंसे बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ अब डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने दावा किया है कि कोर्ट ने कुछ मुकदमों को खारिज कर दिया है और बाकी में भी वो निर्दोष साबित होंगे। फिलहाल पार्टी से निष्कासित चल रहे राठौड़ ने साफ किया है कि उन्होंने किसी नेता के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है।
और डालनवाला नेहरू कॉलोनी में जो शेष हैं उस पर जांच चल रही है और मुझे मालूम है उसमें भी मैं निर्दोष साबित होऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी कोई ऑडियो वीडियो जारी नहीं की, कभी किसी नेता के विरुद्ध कोई बयानबाजी नहीं की और ना ही मैंने माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, माननीय महेंद्र भट्ट जी या माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध कभी कोई बात की है। अगर मेरी बात से कभी किसी को कोई कष्ट पहुंचा है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर में हुए केतन हत्याकांड को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार आज पीड़ित परिवार से मिलने देवल गांव पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने बताया कि पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और अब तक कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। किसी की हत्या हो जाती है तो हम 8.5 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं, जिसमें 4.25 लाख रुपए तुरंत दे दिया जाता है जो उनको कल उनके अकाउंट में पहुंच गया है और बाकी का जो चार्जशीट लगने के बाद होता है वो 4.25 लाख रुपए वो वहां पर चार्जशीट लगने के बाद उनको मिल जाता है। बाकी जो भी सरकार की ओर से और मदद होगी हम परिवार के साथ, चाहे उनको हाई कोर्ट में या किसी भी तरीके की विधिक सहायता के लिए भी आयोग उनकी मदद करता है। क्षेत्र में जो हत्या का मामला आया था उसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना जो है वो क्षेत्राधिकारी को दी गई और क्षेत्राधिकारी द्वारा समुचित साक्ष्य संकलन करते हुए जो लोगों के बयान हैं वो लिए और तत्काल जो है उसी दिन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। क्षेत्राधिकारी द्वारा गहनता से विवेचना की जा रही है। जो हमारी रेंज की फोरेंसिक टीम है उसके द्वारा भी घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया गया। जो हमारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई वो हमारे 3 पैनल के डॉक्टर्स से करवाई गई। जो पोस्टमार्टम है पूरा उसकी वीडियोग्राफी की। अल्मोड़ा में बीजेपी के विशेष जनसंपर्क और सम्मान अभियान के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने मोर्चा संभाला। गुरुवार को उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के साथ नगर के कई प्रतिष्ठित और प्रबुद्ध परिवारों के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर पार्टी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर देश निर्माण में जुट रही है। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि अल्मोड़ा की पहचान, अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की पहचान अपने आप में विशेष ही है और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने का अवसर उनको दिया है पूरे देश की 140 करोड़ की जनता ने, और इन वर्षों में जिस प्रकार से देश का गौरव पूरी दुनिया के अंदर बढ़ने के साथ साथ विकास कार्य और परिवार तक की चिंता करने का काम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हुआ है। तो ऋषिकेश में उत्तराखंड के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा का जोरदार स्वागत और सम्मान किया गया। आशीर्वाद वाटिका में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के 20 से ज्यादा परिवहन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर अपनी मांगे रखी। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल की मौजूदगी में ट्रांसपोर्टरों ने सिंगल परमिट व्यवस्था लागू करने, टैक्स कम करने और ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना जैसी मांगी प्रमुखता से उठाई हैं। मंत्री प्रदीप बत्रा ने जल्द ही एक उत्कृष्ट परिवहन नीति बनाकर सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है। तो मैं बैठक में करता हूँ कि पहली बार यहाँ पर हुई है जिसमें सभी ट्रांसपोर्ट के एसोसिएशन के और सभी प्रधान और सभी लोग उपस्थित थे। सभी प्रकार के वाहन जो भी यहाँ पर चलते हैं वो सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित थे और मैं सोचता हूँ कि ऋषिकेश एक हमारा महत्वपूर्ण स्थान है जो हमारी आध्यात्मिक राजधानी है, योग की राजधानी है और यहाँ से 4 धाम यात्रा संचालित होती है और पहाड़ पर जाने के लिए सभी यहाँ से जो गाड़ियाँ संचालित होती हैं उनकी समस्याएं काफी सारी थी। काफी समस्याएं जो है मौके पर सड़का कर दिया गया है। बाकी समस्याओं को ज्ञापन ले लिए गए हैं, उनको विभाग पे चर्चा करके और उनको जल्दी जो जारी कर दियाएंगे। जो समस्याएं हैं मैं समझता हूँ कि ये लोग एक सेवा के रूप में कार्य करते हैं, यात्री को ले जाना, उनके गंतव्य तक पहुँचाना और ऊपर पहाड़ों पे ट्रस्ट द्वारा हमारे जो गुड्स आते हैं और खाने पीने की सामग्री आती है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी, अगर इस तरह की मीटिंग होती रहेंगी तो कई समस्या निकलती रहेंगी। तो भी समस्याएं अब ऑटो वाले की है, अब वो नहीं जा पाता मंत्री तक, मैं मुख्यमंत्री जा पाता। एक संगठन है, बैठ के चर्चा होगी, कई चीजें नोट होगी, अधिकारी साथ में नोट कर ली तो शायद मैं चाहता हूँ जल्दी उससे नहीं आते। बड़ी बात यह है कि समय कम है,
चुनाव होता है, सहायता लग जाएगी, जितना हो जाए, लेकिन एक लाइन शुरू हो जाएगी, लाइन मिल जाएगी कि हाँ ये भी हो सकता है काम। कांग्रेस नेता राजकुमार ठुकराल के कुंभ मेले को लेकर दिए गए विवादित बयान पर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। ठुकराल के उस आरोप पर जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए कुंभ में हिंदुओं की हत्या करवा सकती है, बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ठुकराल पहले ये तय करें कि वे हिंदुओं के साथ है या मुसलमानों के साथ। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी हिंदुओं का सम्मान करती है और ऐसी घिनौनी सोच की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब राजकुमार ठुकराल जी पहले तय करें कि वो हिंदुओं के साथ है कि मुसलमानों के साथ है, तब इसकी चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी भी हिंदू की हत्या कभी कराती नहीं है, ना इसकी हम कल्पना भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी हिंदुओं का सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी कुंभ स्नान में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्रों और एक अध्यापिका के बीच हुआ विवाद गहरा गया। अध्यापिका पर मारपीट का आरोप लगाते हुए छात्रों ने परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और उन्हें निलंबित करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुलपति ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अध्यापिका को विभागाध्यक्ष पद से हटाकर डीन आर कार्यालय से अटैच कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का भरोसा देते हुए छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ऐसी तो कुछ इतनी बड़ी मांगे है नहीं। हमारी मांगे है कल जैसे कि मेरे द्वारा एक कोई छात्रा बहन है हमारी, उसके लेटर पे मैडम के साइन ना करने की वजह से ये पूरा माहौल जो यहाँ कैंपस का आज आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा माहौल उसी को लेकर के है। इसमें हुआ क्या, एक बच्ची थी हमारी जो कैंपस में पढ़ती है, वो कहीं स्पोर्ट्स खेलने कहीं बाहर गई थी, तो स्पोर्ट्स खेलने बाहर गई थी, उस बच्ची का वाइवा छूट चुका था। वाइवा छूटा था तो वो बच्ची को 3 या 4 दिन से प्रताड़ित करा जा रहा था, कभी ऊपर भेज रहा था, कभी नीचे भेजा जा रहा था। अब वो बच्ची भटकते भटकते कल मेरे को यहाँ पे कैंपस में टकराई, वो रो रही थी, भैया मेरा ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैडम मेरे उसमें साइन नहीं कर रही है। मैडम को फोन करा तो मैडम को जब मेरे द्वारा फोन करा गया, उनका लड़का वहां से मेरे को धमका रहा है, धमकी दे रहा है। उसके बाद जब ये सूचना मैंने नीचे हमारे वीसी साहब वाइस चांसलर सर को दी और सभी सारे जितने डीन के हेड है और प्रोफेसर हमारे कैंपस के जो है वहाँ पे मौजूद थे। जब मैंने ये घटनाक्रम उनको ये माहौल जो कल हुआ था ये मैंने उनके सामने समक्ष रखा तो निदा भारती मैडम को जब उन्होंने कैंपस में बुलाया, जब नीचे मैथ्स डिपार्टमेंट ने बुलाया तो उनके द्वारा अपने परिवारजनों को सबको वहाँ पे लेके मौजूद करके हमारे साथ हाथापाई करी गई उनके साथ। कि जो बाहरी व्यक्ति हैं, अराजक तत्व हैं, वो हमारे कैंपस में आकर के हमारे पदाधिकारियों, हमारे छात्रों पर मारपीट कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और जिस पर प्रशासन द्वारा, जबकि उस पर प्रशासन के समस्त पदाधिकारी चश्मदीद गवाह हैं, तब उन पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम इसके विरोध में हैं और जो मैडम थी उसके सस्पेंशन लेटर के लिए हम यहाँ मांग कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में फिल्मों की तरह भेष बदलकर एक अवैध अस्पताल का भंडाफोड़ किया गया। अस्पताल में अवैध गर्भपात की शिकायत मिलने पर गदरपुर की एसडीएम ऋचा सिंह ने एक अनोखा ऑपरेशन चलाया। उन्होंने तहसील की एक महिला पटवारी को मरीज बनाकर अस्पताल भेजा। शिकायत सच निकलते ही एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम के साथ छापा मार दिया। कोई वैध दस्तावेज न मिलने पर प्रशासन ने फर्जी अस्पताल को सील कर दिया। मैम को ड्रेसिंग जिला अधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में ये कार्रवाई हुई है। सर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि दिनेशपुर में जो लाइफलाइन हॉस्पिटल है वो उसके पास कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो एक हॉस्पिटल के रूप में चलाया जाए और साथ ही यहाँ पर कई जो नाबालिग बच्चियाँ हैं, जो उनके डीएनसी के केस हैं, जो उनके अबॉर्शन वगैरह हैं, वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी गायनी डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं है। तो इसके क्रम में आज जब टीम बनाकर, जिसमें मेडिकल की जो टीम थी जिले की वो और जो हमारी लोकल गदरपुर के डॉक्टर हैं वो और पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त छापेमारी जब यहाँ पर की गई, जिसमें जो हमारी ही पटवारी है उसको एक पेशेंट बना के भेजा गया, जिसका इन्होंने यहाँ बोला कि हाँ ठीक है, अभी आपका यहाँ ट्रीटमेंट, यहाँ डीएनसी आपकी हो जाए। एक्चुअली यहाँ पर जो सेशन की टीम आई हुई है उसके साथ हम दोनों एज ए टेक्निकल की तरह से आए थे कि हमें यहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। जो हमें यहाँ पर इंजेक्शंस मिले, थोड़े से जो अंदर सामान मिला, जो हमें बेड हेड साइड जो वो होता है, बीएसटी बनती है, कोई भी पेशेंट आता है तो उसके एक कागज रखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, तो हाँ कंसेंट वगैरह वो सब मिली है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पर डिलीवरीज होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती हैं, ऑपरेशंस भी होते हैं और सफाइयाँ भी, जो अबॉर्शन होता है वो भी होता है यहाँ पर, जिसके हमें यहाँ पर इंजेक्शन और इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी मिले हैं। तो अवैध गर्भपात के अड्डे पर पुलिस का ये छापा पड़ा है। दिनेशपुर में ये अवैध अस्पताल जो है सील कर दिया गया।
शिकायत मिलते ही भेष बदलकर टीम यहां पर पहुंची और ये पाया गया कि अवैध रूप से ये पूरा अस्पताल जो है चलाया जा रहा था। पटवारी को मरीज बनाया गया। यहां पर जांच जब हुई है तो पता लगा है कि फर्जी तरीके से अस्पताल जो है चलाया जा रहा था। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन इनके पास नहीं है जो बताती है कि ये जो है एक अस्पताल कहने के अनुकूल है। और इसी मद्देनजर इस हॉस्पिटल को फिलहाल सील कर दिया है और जांच फिलहाल की जा रही है। पूरी टीम मौके पर यहां पर पहुंची और सभी दस्तावेजों को यहां पर खंगाला गया। लाइफलाइन हॉस्पिटल इस हॉस्पिटल का नाम बताया जा रहा है, जहां पर तमाम कहीं की बीमारियों का इलाज किया जा रहा था, अबॉर्शन तक कराया जा रहा था, लेकिन इनके पास कोई भी ऐसे वैध दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। आपको बताना चाह रही हूं, आप देख रहे फ्रेश है नहीं है, आइए देखिए।